तो अगर घुसपैठिया आया है तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी मोदी जी है, अमित शाह है, भाजपा और नीतीश कुमार है। बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, ये रेवंत रेड्डी का बयान है। और कांग्रेस वाले उसी रेवंत रेड्डी को मंच पर बैठाकर घुमा रहे हैं। उन समाज के बच्चे 12वीं नहीं पास करेंगे तो उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे? अगर मोदी जी कह रहे हैं कि घुसपैठिया है तो देश में शासन कौन चला रहा है? बॉर्डर का नियंत्रण किसके पास है? होम मिनिस्टर अमित शाह हैं कि नहीं है? बिहार में सरकार किसका है? बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है तो जाहिर है सभी दल पूरी ताकत लगा रहे हैं जिससे कि जनता ज्यादा से ज्यादा उनके पक्ष में वोट करे। अब कांग्रेस आरजेडी ने जो यात्रा निकाली आपने देखा होगा उसे, वो थे वोटर अधिकार यात्रा। इस यात्रा में हर जगह पर भीड़ दिखी है और भीड़ दिखी है इससे मतलब ये है कि लोग आए हैं सुनने, लेकिन वोट में बदलेंगे या नहीं ये हम नहीं जानते और ये विश्लेषण करना बहुत मुश्किल काम है। तो हम जो बताना चाहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ जो इसमें नारा दिया गया उसको लेकर के एक मोमेंटम कांग्रेस ने आरजेडी ने बिहार में बनाने की कोशिश की है। अब वो कितना सफल होंगे ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन एक यात्रा उधर निकल रही है, एक दूसरी यात्रा है जो बिहार में लगातार जारी है और 2022 से वो यात्री जो है लगातार जनता के बीच में जा रहा है, उनसे बात कर रहा है, उनके मुद्दों को समझ रहा है और अपने आप को बिहार में एक बड़ी ताकत के रूप में स्टैब्लिश करने में जुटा हुआ है। अब वो कितना सफल हो पाया है ये हम नहीं जानते। जो नाम लगातार चर्चा में है बिहार में, जो स्थापित दल हैं जैसे कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है, दूसरा है नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है। तो जो नाम बड़े बिहार में वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, इनके बीच मुकाबला माना जा रहा है। लेकिन एक नाम जो है बीच में काफी तेजी से उभरा है, वो नाम है प्रशांत किशोर का। 5% से कम अति पिछड़े समाज के लोग 12वीं पास कर रहे हैं। 7% से कम मुस्लिम समाज के लोग 12वीं पास कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, 30 वर्ष से आप समाज को बांट रहे हो, झगड़ा करा रहे हो कि आरक्षण बढ़ाएंगे घटाएंगे। अगर आप उन समाज के बच्चे 12वीं नहीं पास करेंगे तो उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे? इसलिए जनसुराज ने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था जो है वो बनी रहे। प्रशांत किशोर लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। 3 साल पहले जब उन्होंने जन सुराज अभियान शुरू किया था तब शायद ही उन्हें बहुत गंभीरता से लिया गया था, लेकिन आज जो हालत है उसमें यह कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर जहां जा रहे हैं वहां भीड़ जुट रही है। चाहे उजियारपुर की सभा को आप ले लें या चाहे आप बक्सर की सभा को ले लें, आप कहीं भी गया जी की सभा को ले लें या जहां भी प्रशांत किशोर पहुंच रहे हैं वहां पर अच्छी भीड़ दिख रही है। लेकिन बड़ा सवाल यहां भी वही है, क्या ये भीड़ वोट में बदल पाएगी? क्या पीके बिहार की राजनीति में गेम चेंजर साबित होंगे या फिर ये सिर्फ एक और अधूरी कोशिश बनकर रह जाएगी? ये बड़ा सवाल है जिसे समझना होगा और कोशिश करनी होगी कुछ इसको लेकर के जो जमीन पर हो रहा है वो आप तक लेकर के आए। 2022 अक्टूबर में जन सुराज अभियान शुरू हुआ। प्रशांत किशोर 665 दिन में 2697 गांव तक पहुंचे। ये बड़ा आंकड़ा है। उस वक्त में प्रशांत किशोर पैदल चलते थे, लोगों के बीच जाते थे, गांव में छोटी छोटी सभाएं करते थे, उनसे मुद्दा समझते थे, सीधा संवाद करते थे, उन्हें बताते थे कि आपका बच्चा जो है बिहार से बाहर पलायन करके रह रहा है, वो नेताओं के बच्चों को तो इतनी सुविधाएं, आपका बच्चा किस हाल में रह रहा है वो देखिए। वो कहते थे आप अपने मुद्दों पर वोट नहीं डालते हैं। ये तमाम चीजें गांव गांव में धीरे धीरे अपील करने लगी। वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? जोर से बोलो, बिहार में कि गुजरात में? 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 अच्छा, तो जितना आदमी मोदी के वोट दे ले बा सब लोग बोलेगा 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? अरे सोच के बोलो, मोदी ने 15 वर्ष में फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में?
उन्होंने लोगों से पूछा कि उनके इलाके की समस्या क्या है। इस दौरान ना बड़ी रैलियां वो कर रहे थे, ना स्टेज शो हो रहा था। स्कूल, अस्पताल और पंचायत भवनों से ही मीटिंग्स हो रही थी, या फिर उन जगहों पर भी नहीं अगर हो रही थी तो गांव में किसी जगह पर जहां पर लोग जुट जाते थे, 50, 100, 200, 300, उनसे प्रशांत किशोर बात करते थे। लेकिन इसके बाद में बड़ा शिफ्ट हुआ। जो शिफ्ट हुआ 2024 अक्टूबर में, 2 अक्टूबर का दिन था, प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बना ली। इस पार्टी का नाम है जन स्वराज पार्टी। अब ये पार्टी चुनाव लड़ेगी बिहार में। प्रशांत किशोर का दावा है कि उनकी पार्टी 243 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, उससे 1 सीट कम पर भी नहीं लड़ेगी। उनका कहना है कि या तो हम बहुमत से आएंगे और या तो हमारे पास कोई सीटें नहीं आएगी। दोनों चीज़ों को वो कहते रहे हैं। अब बहुमत आएगा या नहीं ये कहना मुश्किल है। मई 2025 में बिहार बदलाव यात्रा शुरू हुई। कहां से शुरू हुई? ये जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि जो है सिताब दियारा, वहां से शुरू हुई। इसका लक्ष्य यह है कि 243 विधानसभा सीटों को कवर करना, यानी बिहार में जितनी विधानसभा सीट है वहां प्रशांत किशोर पहुंचेंगे, लोगों से संवाद करेंगे और स्टाइल वही रहेगा, खुली गाड़ी के ऊपर प्रशांत किशोर जिस तरह से बैठ करके, लोगों चारों तरफ भीड़ होती है और उनके बीच से निकल करके वो सभा स्थल तक जाते हैं और फिर अपनी बात रखते हैं उनके सामने। 120 दिन की यात्रा है, हर सीट पर बदलाव सभा होगी। हमने आपको बताया, जो सभा की बात हमने बताई कि प्रशांत किशोर आते हैं, पहले गाड़ी में आते हैं, चारों तरफ भीड़ होती है और वो गाड़ी फिर बीच से निकलती है और फिर प्रशांत किशोर स्टेज पर जाते हैं और वहां आकर वो लोगों से पूछते हैं कि इस बार बदलेगा या नहीं बदलेगा, और लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल बदलाव होगा। वो लोगों से नारे लगवाते हैं बदलाव के, उनके मुद्दों को सामने रखते हैं, पलायन पर बहुत जोर देते हैं, बेरोजगारी पर बहुत जोर देते हैं और इन दोनों मुद्दों को वो छोड़ने को फिलहाल तैयार नहीं है। और ये दोनों मुद्दे अब उन्हें जीत दिला पाएंगे या नहीं ये कहना हमारे लिए फिलहाल मुश्किल है। लेकिन ये सच है कि हर सभा में उनके भीड़ जो है लगातार बढ़ रही है। अब ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर कहीं जा रहे हैं और अचानक से भीड़ जुट जा रही है। हर जगह पर संगठन बनाने पर जोर दिया जा रहा है। पंचायत स्तर तक पर संगठन बनाया जा रहा है, उसमें लोगों को शामिल किया जा रहा है। जिला स्तर पर तो संगठन बन ही रहा है। साथ में कोशिश की जा रही है कि जो वहां पर जो भी लोग रह रहे हैं, प्रतिनिधित्व जो है, प्रतिनिधित्व सबको मिले। ऐसा नहीं हो कि कुछ लोगों को या कुछ जातियों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले और कुछ को कम मिले। सबको बराबर तरीके से शामिल करने की कोशिश में प्रशांत किशोर दिखते हैं। तो उनकी पंचायत टीम भी है, ब्लॉक और ज़िला स्तर पर कमेटियां भी है और इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि हर जगह जहां वो जाने वाले होते हैं उससे पहले संगठन जो है वो बड़े स्तर पर काम करके और लोगों तक ये संदेश दे पाता है कि प्रशांत किशोर जो है वो ना तो आरजेडी कांग्रेस के साथ हैं और ना ही वो बीजेपी जेडीयू के साथ हैं। तो एक नए विकल्प के लिए आप हमारे साथ आइए और शायद इसका असर होगा कि लोगों की भीड़ जुट रही होगी। हालांकि विरोधी कहते हैं कि लोग प्रशांत किशोर को देखने आ जाते होंगे, ये समझने आते होंगे वो क्या बोलना चाहते हैं। लेकिन जो भी हो, भीड़ तो जुट रही है और प्रशांत किशोर जो है किसी को छोड़ते नहीं हैं। हमला अगर करने का सवाल हो तो तमाम बड़े नेताओं पर वो बराबर हमला करते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे नरेंद्र मोदी हों। वो सबसे सवाल पूछते हैं और सबसे जवाब मांगते हैं और इसकी वजह से जनता के बीच में धीरे धीरे प्रशांत किशोर के जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। वोट में कितना बदलेगा हमने पहले भी कहा और अब भी कहते हैं, ये हमें नहीं मालूम है। बिहार में अपराध इसलिए बढ़ रहा है कि यहाँ पर बालू और शराब माफिया का राज है। आधा से ज्यादा प्रशासन शराब और बालू माफिया से पैसा कमाने में, छुपाने में, लूटने में लगा हुआ है। अपराध की किसको चिंता है? मुख्यमंत्री अचेतन अवस्था में है और पुलिस प्रशासन शराब और बालू माफिया से पैसा लूटने में लगा हुआ है, इसीलिए अपराध की ये दुर्दशा है। प्रशांत किशोर ने जब 2022 में यात्रा शुरू की, आपको हमने पहले ही बताया, तो उस समय में जो भीड़ थी वो बहुत कम होती थी। जो लोग साथ चल रहे थे वही थे। जाहिर सी बात थी, राजनीति नया था प्रशांत किशोर के लिए और राजनीति ही नहीं, उस समय तो पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं थी उनकी। उस समय की यात्रा थी बिहार के मुद्दों को समझने की। लेकिन आज जो भीड़ जुट रही है और उस समय की भीड़ में बहुत ज़्यादा फर्क है। विरोधी ये तक कहते हैं कि भाड़े की भीड़ है, लेकिन सच ये है कि अगर भाड़े की भीड़ होगी तो एक जगह जुटाई जा सकती है, दूसरी जगह जुटाई जा सकती है। हर जिले में कहाँ से इतने लोग आ रहे हैं निकल करके जो प्रशांत किशोर को सुन रहे हैं। और अगर इतना आसान होता भाड़े की भीड़ को जुटाना, तो बिहार में प्रशांत किशोर ने जब पार्टी बनाई है, उससे पहले भी कई लोगों ने पार्टी बनाई है और उसके बाद भी कई लोग पार्टी बना रहे हैं, तो वो फिर क्यों नहीं इतनी भीड़ जुटा पा रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है।
सबसे ज़्यादा सभाएं और जनता के बीच सबसे ज़्यादा दिन बिताने का रिकॉर्ड जो है फिलहाल अभी इस चुनाव से पहले वो प्रशांत किशोर के नाम जाता है। आप बोलेंगे ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? आप सोचिए 2022 से प्रशांत किशोर जनता के बीच में घूम रहे हैं। 2022 से तमाम नेता आते हैं, उनके एक दिन सभा की, एक महीने बाद आए, कोई 20 दिन बाद आते हैं, कोई यात्रा कुछ निकलता है उसमें 1 महीने रहें, फिर वो आकर के अपना काम देखते हैं, संगठन का काम देखते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर संगठन का काम जो है उसको देखने की उन्होंने एक पूरी टीम बना रखी है और प्रशांत किशोर का काम है जनता से संवाद, और इसी काम पर वो लगातार फोकस कर रहे हैं और जोर दे रहे हैं। अब देखिए उनका जो मुकाबला है वो जो एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनसे है। बिहार में जो एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल लीडर्स हैं, नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री, करीब 20 साल से एक शानदार एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते रहे हैं। अब अभी हाल में जो हो बिहार में घटनाएं हो रही हो, तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उससे पहले सुशासन उनका मुद्दा था। लेकिन वो सुशासन मुद्दा जो है वो धीरे धीरे गायब होता दिख रहा है। बिहार में इस मुद्दे पर नीतीश कुमार क्या 2025 में वोट मांगेंगे या सिर्फ इस बात पर कि फिर एक बार नीतीश कुमार? और चुनाव से पहले नीतीश कुमार कई सारे बड़े फैसले ले रहे हैं। महिलाओं को लेकर के 10,000 रुपये उनके अकाउंट में सितंबर में जाने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है 6 महीने के अंदर में अगर बिजनेस सही तरीके पे दिखेगा तो 2 लाख रुपए हम देंगे। बिजली जो है 120 यूनिट उन्होंने फ्री कर दी है बिहार में। पेंशन 400 रुपये से बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया है। तो ये जो फैसले हैं इसका फ़ायदा नीतीश कुमार को हो सकता है। तेजस्वी यादव के पास जो फैक्टर है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है यादव मुस्लिम्स, तो वोटर जो हैं जिसको MY समीकरण कहा जाता रहा है बिहार में, वो आरजेडी के साथ रहा है। साथ में कांग्रेस का वोटर भी है, अभी साथ में लेफ्ट का वोटर भी उनके साथ में। और तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी जो है उस पर बहुत कुछ कहा है, रोजगार को एक बड़ा मुद्दा बनाया है बिहार में। और देखने को मिला भी बाद में कि हर सरकार, जैसे उनके हटने के बाद वो डिप्टी CM थे और हट गए, उसके बाद भी नीतीश कुमार जो सरकार है वो लगातार नौकरियों पर जोर रह रहा है। तो तेजस्वी ने खासकर युवाओं को खुद से जोड़ने में वो काफ़ी हद तक सफल दिखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी कई राज्यों में चुनाव जीतने में सफल रही है और उसे यकीन है कि बिहार में भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और नीतीश कुमार के प्लस जो साथ में ये दोनों चेहरा है, इस पर वो बड़ा यहाँ पर खेल कर सकती है, बड़ी जीत हासिल कर सकती है। वैसे बीजेपी के पास हिंदुत्व है, काडर है, बड़ा काडर है बीजेपी के पास जो किसी भी हालत में बीजेपी को सपोर्ट करता है। RSS भी बड़े स्तर पर बीजेपी को गांव-गांव जाकर के समर्थन देता है और बीजेपी के पास पैसे की कमी नहीं है चुनाव में। तो बीजेपी मजबूत दिखती है, RJD भी मजबूत दिखती है, JDU भी मजबूत दिखती है। अब इन सब के सामने प्रशांत किशोर कहाँ हैं? प्रशांत किशोर एक नए नेता हैं जो बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो इस बार जो छठ में बच्चे या जो युवक या जो लोग आएंगे वापस अपने घर पर, अगर वो चाहें तो वो यहाँ रुक सकते हैं और बिना अपनी मर्जी के उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं, यानी कि मजबूरी में नहीं जाना पड़ेगा। अब PK को, जो प्रशांत किशोर हैं उन्हें PK भी कहा जाता है, इन 3 पावर ब्लॉक्स बीजेपी, RJD और JDU, इनके बीच में अपने लिए जगह बनानी है। कितनी जगह बना पाए हैं हम नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल जनता के बीच में वो जा रहे हैं और वहाँ अच्छी भीड़ दिख रही है। अब देखिए बिहार में जो है वोट जो है जाति पर पड़ते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, जाति बड़ा फैक्टर है बिहार में। लेकिन PK चाहते हैं जनता जाति से ऊपर उठकर गवर्नेंस पर वोट करे। पॉजिटिव क्या है इसमें देखिए, उनकी टीम में सभी जातियों का रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि उन्होंने किसी एक जाति को अपनी टीम में बहुत ज़्यादा प्रमुखता और दूसरी जाति को पीछे नहीं रखा है। अध्यक्ष उदय सिंह को बनाया है जो फॉरवर्ड कास्ट से आते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती बनाए गए जो दलित समुदाय से आते हैं। RCP सिंह कुर्मी से आते हैं, उन्हें भी बड़ी भूमिका दी गई है। और कई सारे EBC नेता जो हैं वो भी शामिल किए गए हैं, तो उसका असर भी दिख सकता है। PK
के साथ एक समस्या ये है कि वो अभी रणनीतिकार से नेता बनने की प्रक्रिया में है। और विपक्ष जो तमाम दल हैं वो प्रशांत किशोर पर हमला भी यही कहते हैं कि वो रणनीतिकार रहे हैं, वो राजनेता नहीं हैं। उन्हें पेड पॉलिटिकल कंसल्टेंट भी कहते हैं उनके विरोधी। असली चुनौती यही है कि जनता को ये भरोसा दिलाना कि वो सत्ता भी संभाल सकते हैं। कंसल्टेंट वो भले थे पहले, लेकिन अब वो कंसल्टेंट नहीं, वो एक पॉलिटिशियन है। राहुल गांधी आएंगे, मोदी को गाली देंगे, मोदी आएंगे, राहुल गांधी को गाली देंगे। कोई ये नहीं बताएगा कि बिहार में पढ़ाई कब होगा, बिहार में रोजगार कब मिलेगा, बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी, बिहार से पलायन कब रुकेगा। जब राहुल गांधी और मोदी इस पर बोले तब बात की जाएगी। रिसोर्स और फंडिंग के देखें तो राजनीति महंगी है, यानी कि राजनीति में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। पीके के पास कॉरपोरेट बैकिंग की इमेज है। अगर पारदर्शिता नहीं रही तो लोग उन्हें सिस्टम का हिस्सा मान लेंगे। यानी कि प्रशांत किशोर के पास एक चुनौती है कि उन्हें ये पारदर्शिता तो लोगों के सामने रखनी पड़ेगी कि साहब हमारे पास कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे पैसा खर्च हो रहा है और किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं और किस तरह से जनता हमें मदद कर रही है या कहाँ और दूसरी जगह है जहाँ से हमें मदद आ रहा है। शहरी पढ़े लिखे युवा उनसे प्रभावित हैं, इसमें कोई शक नहीं है। प्रशांत किशोर की रैलियों को जो आपको हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, इसमें देखिए आपको ज़्यादातर जो दिख रहे हैं वो युवा हैं। यानी कि बिहार में युवा बड़ी संख्या में और युवा उनकी रैलियों में पहुंच रहे हैं, यानी वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर से प्रभावित दिखते हैं। लेकिन बिहार का चुनाव जो है वो सिर्फ शहरों में नहीं है, ये गाँव की गलियों में भी तय होता है। वहाँ नेता को अपना आदमी बनाना पड़ता है, यानी कि वहाँ नेता को ये तय करना पड़ता है कि जो जनता वहाँ गांव में है, कस्बों में है, वो भी उन्हें वोट करे। प्रशांत किशोर के पास प्लस पॉइंट ये है कि 2022 में से उन्होंने गांव-गांव की यात्रा की है, तो हर गांव में संगठन कहीं ना कहीं छोटे स्तर पर ही सही हो सकता है प्रशांत किशोर के पास हो। ये जो राजनीति का नैरेटिव है, जैसे आरजेडी कांग्रेस है वो नीतीश कुमार के खिलाफ बात करते हैं, या नीतीश कुमार जो हैं वो और बीजेपी जो है वो 20 साल पुराने जो लालू प्रसाद यादव का शासन था उसको जंगल राज कहकर निशाना साध रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जो एक नैरेटिव दे रहे हैं वो बदलाव की राजनीति। वो कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव ज़रूरी है। विपक्ष और सत्ता, जो विपक्ष और सत्ता है, मैंने अब तमाम दलों के बारे में आपको बताया, दोनों अब उन्हें इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा टेस्ट बाकी है और वो टेस्ट है क्या जनता पीके को वोट देगी। मेहर गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम नेताओं पर हम बात करते रहेंगे। बिहार चुनाव पर हमारी नज़र रहेगी, उस पर भी लगातार बात करेंगे। आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग इतना हमें पसंद कर रहे हैं और लगातार आपका फीडबैक हमें मिल रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नमस्कार।